नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और बाकी नेताओं के साथ हाल ही के दिनों में हुई घटनाओं और किसान आंदोलन के नाम पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा कानून हाथ में लिए जाने को लेकर मंगलवार यानी आज एक अहम बैठक होने जा रही है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने लगातार जनप्रतिनिधियों द्वारा मिलकर उनके साथ में हुई घटनाओं को लेकर पीड़ा रखे जाने के बाद इस संबंध में हरियाणा गृह विभाग को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद डीजीपी हरियाणा मनोज यादव ने 20 जुलाई यानी आज प्रदेश भर के पुलिस अफसरों की वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मंगलवार को रखी है। बैठक के दौरान वीसी के जरिए प्रदेश में किसान आंदोलन और प्रदर्शन, बाकी आंदोलन, कानून व्यवस्था, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हाल ही के दिनों में हुई घटनाओं, वाहन चोरी, ड्रग्स आदि विषयों को लेकर विस्तार से रणनीति तैयार की जाएगी। हरियाणा के पलवल जिले में स्थित विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए विभिन्न स्किल कोर्सों में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आवेदन कर सकते हैं। कुलपति राज नेहरू ने बताया कि विश्वविद्यालय के सभी कोर्स सीखो और कमाओ की पद्धति पर आधारित हैं। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ वजीफा भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी कोर्स इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर चलाए जा रहे हैं, जहाँ विद्यार्थी कंपनियों में OJT के साथ साथ कौशल के हुनर भी सीख सकते हैं। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सरकारी सेवाओं की निर्धारित समय सीमा में डिलीवरी नहीं कर पाने पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। आयोग ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा सेवा डिलीवरी में जरूरत से ज्यादा देरी के सभी मामलों के लिए दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग सचिव मीनाक्षी राज ने बताया कि यह निर्णय आयोग के सम्मुख दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक की पेशी के दौरान लिया गया। कथित संत रामपाल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर कर हिसार ट्रायल कोर्ट द्वारा 11 अक्टूबर 2018 को सुनवाई की गई सजा को निलंबित करने की मांग की है। अर्जी में कहा गया है कि सजा के खिलाफ उसकी अपील हाईकोर्ट में विचाराधीन है। जब तक हाईकोर्ट अपील पर फैसला नहीं लेता तब तक उसकी सजा को निलंबित किया जाए। हाईकोर्ट मंगलवार को इस मांग पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि हरियाणा के बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण में हिसार कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2018 को हत्या के एक मामले में दोषी शव घोषित संत रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। रामपाल को FIR नंबर 430 के तहत ये सजा दी गई है। 19 नवंबर 2014 को हिसार के बरवाला शहर से सतलोक आश्रम में एक बच्चे और 4 महिलाओं की लाश मिलने के बाद रामपाल और उसके 27 अनुयायियों के खिलाफ हत्या और बंधक बनाए जाने के तहत केस दर्ज किया गया था। पहले हरियाणा में छोटी मोटी घटनाओं का फोन जब किसी थाने में जाता था तो पुलिस शिकायत पर गौर नहीं करती थी, जिस कारण आपराधिक लोगों के हौसले बुलंद हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर शिकायत 112 पर की जाती है तो पुलिस से पहले इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल मौके पर होगा और 112 यानी 112 के कर्मचारियों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। यह भी कहा जा सकता है कि अब हर शिकायत पर हरियाणा पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा पुलिस की यह सुविधा लोगों के लिए अब तक की सबसे बेहतर पुलिस सुविधा है, क्योंकि अब से पहले जब तक थाने में फोन करते थे तो पुलिसकर्मी एक फोन पर गौर नहीं करते थे। बार बार कॉल करने पर भी घंटों बाद पुलिस पहुंचती थी, जिस कारण आपराधिक घटनाएं हो चुकी होती थी। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP की गारंटी की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनकारी रामायण टोल प्लाजा पर धरना दे रहे हैं। जब भी हिसार या हादसे में सत्तारूढ़ दल के किसी नेता का आगमन होता है तो किसान वहीं पहुंच जाते हैं और उसे काले झंडे दिखाकर विरोध करते हैं। सोमवार सुबह करीब 11 बजे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार से दिल्ली की ओर जा रहे थे। उनके यहाँ से गुजरने से पहले टोल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जैसे ही किसानों को डिप्टी CM की क्रॉसिंग की सूचना मिली तो किसान भी हाथों में काले झंडे लेकर तैयार हो गए। किसान उनके काफिले को रोकना चाहते थे। जैसे ही डिप्टी CM के वाहन का काफिला टोल प्लाजा पर पहुंचा और आंदोलनकारियों ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन डिप्टी CM किसानों को चकमा देकर हाईवे पर रोंग साइड से निकल गए। प्रदेश में भारी बारिश को लेकर 6 जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आने वाले 24 घंटों में इन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। जिलों की बात करें तो इनमें चरखी दादरी, सोनीपत और रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी शामिल है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि हरियाणा के 6 जिलों में अगले 24 घंटों में 200 mm से भी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। सोमवार की सुबह बारिश की शुरुआत हुई और झमाझम पानी बरसता देखकर मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 48 घंटों तक बारिश रुक रुक कर जारी रहेगी। इस बार मानसून देरी से आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम रहेगा। देरी से आने के बावजूद भी मानसून सामान्य रहेगा।
साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ जल्द सुनवाई की मांग की है। सीबीआई ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर बताया कि सीबीआई ने पहले वर्ष 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और तब सीबीआई ने पंचकुला सीबीआई कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके तहत पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने इस केस की केस डायरी डेरा प्रमुख सहित इस मामले के अन्य आरोपियों को दिए जाने की सीबीआई को आदेश दिए थे। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी कार्यालयों से केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए 9 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी व दिशा निर्देश भारत सरकार के गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त पुरस्कार भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उन्होंने बताया कि धर्म, प्रजाति, जाति, महिला, पुरुष, जन्म स्थान, आयु व व्यवसाय के आधार पर कोई भी भेदभाव किए बिना ही भारत का कोई भी नागरिक और कोई भी संस्थान या संगठन यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। 3 दिन पहले हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को निर्धारित एसपीओ के तहत खोल दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है, जिसके चलते अभिभावक कहीं न कहीं असमंजस में फंसे हुए हैं। वहीं अब हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को दोबारा बंद करने के संकेत दे दिए हैं। कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बावजूद शुक्रवार से हरियाणा में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को निर्धारित एसपीओ के तहत खोल दिया गया था। कई महीनों से बंद पड़े स्कूल के कमरे खुले दिखाई दिए, लेकिन 3 दिन बाद भी स्कूलों में बच्चों की रौनक दिखाई नहीं दी। वहीं अब शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि डॉक्टरों की गाइडलाइन के मुताबिक हमने स्कूलों को खोला है। यदि फिर भी किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो वह विचार विमर्श करके स्कूल बंद कर देंगे, क्योंकि वह बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। हम बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी को लॉन्च कर दिया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को फसल और उससे जुड़ी हुई जानकारी दी जाएगी। इस प्लेटफॉर्म पर किसानों को अपनी भाषा में खेती से जुड़ी जानकारी मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म पर किसान फसल और सब्जियों को सही तरीके से बेच सकेंगे। बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान सारथी की लॉन्चिंग की है। किसान सारथी की मदद से किसान अच्छी फसल, उपज की सही रकम और भी कई मूलभूत चीजों की जानकारी हासिल कर पाएंगे। किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान फसल से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी सीधे वैज्ञानिकों से ले सकते हैं, साथ ही खेती के नए तरीके भी जान सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी अप्लाई करने के बाद वक्त पर नहीं मिलते हैं और आवेदनकर्ताओं को बार बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अभी इस झंझट से न सिर्फ छुटकारा मिलेगा बल्कि हर्जाना भी मिलेगा। जिस तरह सरकारी विभागों में सही समय पर दस्तावेज जमा न करवाने की वजह से जुर्माना लगता है, ठीक उसी तरह से अब विभाग को आम आदमी को भी हर्जाना देना होगा। जी हाँ, हरियाणा के गुरुग्राम में एसडीएम ने अनोखा फैसला लिया है। एसडीएम की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी को आरसी, लाइसेंस या एसडीएम ऑफिस से बनने वाले दस्तावेज वक्त पर नहीं मिलेंगे तो उसकी जिम्मेवारी खुद विभाग की होगी। अगर दी गई तारीख पर दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो विभाग की तरफ से उसे 20,000 रुपए हर्जाने के तौर पर दिए जाएंगे। ऐसा ही नियम तहसील के लिए भी बनाया गया है। यहाँ टोकन सिस्टम के साथ साथ ऑनलाइन सिस्टम को भी सुधारा गया है। इसको लेकर भी एसडीएम की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि दस्तावेज प्रक्रिया में देरी होने पर जिम्मेदारी विभाग की और अधिकारी की होगी, जिसकी उस विंग में ड्यूटी है। पिहोवा हलके की राजनीति की कड़ाही में कुछ नया पकने जा रहा है। कांग्रेस के झंडे के नीचे एक दमदार चेहरा उतारने की लगभग तैयारी हो चुकी है। इस चेहरे को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर पूरा हो चुका है। 1 सप्ताह के भीतर यह चेहरा जनता के बीच होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस का यह नया फार्मूला कहां तक कारगर साबित होता है। पिहोवा विधानसभा सीट हर बार हॉट सीट रही है। इस पर अब तक के इतिहास को देखें तो इनेलो और कांग्रेस का कब्जा रहा है। कांग्रेस इसे अपनी परंपरागत सीट मानती है। इनेलो बीते चुनाव में बिखर गई थी, ऐसे में भाजपा ने बाजी मारी। अब कांग्रेस अभी से गोटियां फिट करने में लगी हुई है। यह तो सिर्फ भविष्य के गर्त में दिखाई देगा कि आने वाले समय में किसको आशीर्वाद मिलेगा, मगर इस पंक्ति में एक नया नाम अवश्य शामिल होने जा रहा है। इंटरनेट स्पीड में तेजी से आ रही क्रांति ने लोगों की लाइफ को आसान बना दिया है। चीन और अमेरिका जैसे देशों में 6G की टेस्टिंग शुरू हो गई है। इधर जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी NIICT की लैब में हुई टेस्टिंग के दौरान इंटरनेट की स्पीड 319 टेराबाइट यानी TB प्रति सेकंड आई है। इस स्पीड ने अब तक के सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इतनी स्पीड से 1 सेकंड में 57,000 फिल्में डाउनलोड की जा सकती हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी
एजेंसी नासा भी 440 गीगाबाइट यानी 440 जीबी प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड का इस्तेमाल करती है, जो कि इसके आसपास भी नहीं है। जापान की लैब ने इस स्पीड को पाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया है। टीम को लगता है कि इससे भी ज्यादा इंटरनेट स्पीड को हासिल किया जा सकता है। नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट यानी NIMI ने कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 318 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 जुलाई से शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट्स NIMI की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जुलाई तक जारी रहेगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर संस्थान से संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 30 साल से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए।